हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। दोस्तों देखिए, हम लोग जो है यूपी पुलिस में जो है आपकी जो प्रीवियस ईयर के पेपर थे हम लोग उनको कर रहे थे। और ये 2019 में वो पेपर हुआ था आपका, और ये उसी का जो है सेकंड पार्ट हिंदी कर रहे हैं हम लोग। इसमें आपको पता है कि आपके जो है 38 क्वेश्चन जीएस के और 37 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, 38 क्वेश्चन मैथ के, 37 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, जिसके 38 क्वेश्चन हम लोग जीएस के कर चुके थे और 37 क्वेश्चन आज हिंदी के हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 यहाँ से जो है आपकी हिंदी स्टार्ट हो रही है। चलिए तो देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन 114 में कि निम्नलिखित विकल्पों में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के सही अवयव के भेद हों। इसके सही अवयव के भेद हों। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, ठीक है। तो कोई, कुछ, ये सब क्या होते हैं? जो कोई शब्द जो बाहर कोई खड़ा है तो ये संबंध बोधक अवयव होते हैं। कौन से होते हैं? ये संबंध बोधक अवयव होते हैं। तो यहाँ पे संबंध बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों जितने भी नए लोग आप लोग इसको देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो है अभी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको अभी जैसे ही ये कंप्लीट होते हैं इसके साथ ही आपको जो है इसके सारे के सारे प्रैक्टिस सेट भी मिलने लगेंगे, जिसमें आपको पर डे डेली के 38 क्वेश्चन जीएस के, 37 क्वेश्चन हिंदी के, प्लस नहीं वो तो आपको 50-50, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमारे पास पूरी जो है यूथ की बुक रखी हुई हैं सभी की, और सभी जो है यूपी पुलिस में पूछे गए क्वेश्चंस ही हैं। वो चैप्टर वाइज आपको मैं पूरी बुक कंप्लीट करा दूंगा आपके पेपर से पहले, प्लस आपको प्रैक्टिस सेट भी साथ में मिलते रहेंगे। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए 115 नंबर देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सही सबसे अच्छा विकल्प होगा। मैंने गांव जाना है, तो देखो मैंने तो नहीं हो सकता, क्या होगा यहाँ पे? मुझे गांव जाना है, तो ये सही हो सकता है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मुझे गांव जाना है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए हिंदी आपकी बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगी, हिंदी बहुत इजी आती है, तो हिंदी पे फोकस ज़्यादा कीजिएगा। 37 क्वेश्चन में कोशिश कीजिएगा कि 33-34 क्वेश्चन सही करना है ही आपको। चलिए फिर लिखा हुआ है छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? तो जो जो छंद में प्रयुक्त अक्षर होते हैं उनको दोस्तों मात्राएं कहते हैं, ठीक है। 1 और 2 इस तरीके की ही मात्राएं लगती हैं छंद में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 117 नंबर देखते हैं। 117 नंबर में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 117 नंबर में कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताता हो। तो जो सही अर्थ बताएगा किसका? लोहा मानना। तो लोहा मानना किसका अर्थ हो जाएगा? ये प्रभाव डालना, ये आपका सही हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है राज्यों का राजा किस राज्य को माना जाता है? ये सॉरी, रसों का राजा। रसों का राजा जो है किस रस को माना जाता है? तो रसों का राजा जो है आपका श्रृंगार रस को माना जाता है। रसों की संख्या 8 है, ठीक। 8 रस आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके में रस जो आपके सिलेबस है उसमें रस है, तो आप लोग रस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, रस को याद करना ही पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। आप इस किताब को पढ़ें, अब इसको कर्म वाच्य में हमको बदलना है। तो क्या हो जाएगा? इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया, मतलब कर्म वाच्य जब आपके द्वारा कुछ किया जाता है तो वो कर्म वाच्य हो जाता है। तो यहाँ पे इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है, तो यही क्वेश्चन पहला वाला सही हो जाएगा। फिर देखिए 120 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो देखो जब किसी के द्वारा कहे गए वाक्य को जो है अगर ज्यों का त्यों हमको लिखना है तो उसमें उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। योजक चिन्ह क्या होता है? योजक चिन्ह ऐसे लगता है, उद्धरण चिन्ह आपके ऐसे लगते हैं। देखिए हाँ शायद ऐसे ही लगते हैं, जिसको हम लोग इन्वर्टेड कामा कहते हैं। अल्प विराम आपको पता है ऐसे लगता है, अर्ध विराम जो है, और अर्धविराम आपका ऐसे होता है। 121 नंबर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए सही विकल्प का सही समास वाला विकल्प चुनना है। तो चंद्रशेखर, चंद्रशेखर जो होता है जिसके सिर पर चंद्रमा होता है अर्थात शंकर जी, तो ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। और चंद्र है जिसके शिखर पर,
क्या हो जाएगा? चंद्र है जिसके शिखर पर, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्थात शंकर जी, और शंकर जी जो है जैसे अर्थात शब्द आ जाएगा ये बहुत जो है आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। देखिए समास के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत छोटी सी ट्रिक होती है, बहुत आसानी से आप लोग पूरे समास एक बार में समझ जाएंगे। किसी दिन मैं आपको जो है वीडियो के माध्यम से आपको पूरा समझा दूंगा। तो तभी मैं कह रहा हूँ कि जितने भी नए लोग यूपी पुलिस, यूपी एसआई, यूपी कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, जेल वार्डन, जो भी इस तरीके के पेपर आते हैं, आप उसके लिए जुड़ जाइए। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आपको जो है आसानी से ये सारी चीज़ें मैं आपको उपस्थित करा दूंगा और आसानी से, इतनी आसानी से सीख जाएंगे कि भूलेंगे भी नहीं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो तो वो क्या होता है? हतोत्साहित कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हतोत्साहित कहलाएगा। चलिए फिर नीचे दिया गया निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से उस शब्द के लिए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ बताना है। अनेकार्थी शब्द के लिए एक जलज, जलज किसके लिए यूज किया जाता है? नहीं, 4 विकल्प दिए गए जिसमें से एक शब्द के लिए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनिए। अच्छा यहाँ पे देखिए जलज के लिए जो है आपके सारे सामने आप जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं सही तो एक भी नहीं है, लेकिन अगर हमको एक चुनना पड़ेगा तो हम लोग मछली चुन सकते हैं। जलज के लिए मछली आप बिल्कुल ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि जलज जो है किसका पर्यायवाची है या किसका अनेकार्थी शब्द है, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ये आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी क्योंकि वहाँ पे कोई ऑप्शन इस तरीके से आपको नहीं मैच होगा तो आपको जो है मछली लेना पड़ेगा। मछली आपका सही माना जाएगा और सही माना गया था आंसर शीट में। 124 नंबर, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन किए वाक्य है। पूर्वकालिक है, ठीक है। तो बच्चे गृह कार्य किए बिना खेलने लग गए, नहीं तो ये पूर्वकालिक तो नहीं हो सकता, क्योंकि काम पहले हो जाना चाहिए फिर वो दूसरा काम होना चाहिए। तो बच्चे गृह कार्य के बिना खेलने गए, नहीं ये भी नहीं। बच्चे गृह कार्य करके खेलने गए, तो देखो उन्होंने पहले गृह कार्य किया यानी कि होमवर्क किया फिर खेलने गए, तो यहाँ पे ये पूर्वकालिक हो जाएगा। पूर्वकालिक का मतलब होता है एक काम पहले करके दूसरा काम कर लेना। चलिए फिर देखते हैं 125 नंबर, क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक का पहचान करना है। तो हे प्रभु लिखा है। अब जब भी कभी आपके सामने इस तरीके के डंडे और नीचे एक बिंदी लग जाए तो ये अपॉस्ट्रॉफी कही जाती है। और ये जो होते हैं ये आपके जो है संबंध, संबोधन, हाँ संबोधन कहे जाएंगे। क्या? जैसे हे प्रभु, हे राम, ये सब क्या आ जाते हैं? ये संबोधन में आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 126 नंबर, 126 नंबर में क्या लिखा है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। बच्चों ने खेल खेला, अब इसको भविष्य काल में बदलना है। ठीक है, तो अब भविष्य काल में बदलना है तो देखिए क्या लिखा हुआ है। पहले बच्चे खेल खेल चुके, चुके तो नहीं हो सकता, बच्चे खेल रहे हैं ये तो अभी प्रेजेंट में हो जाएगा। बच्चे खेल चुके होंगे तो ये तो पास्ट में हो जाएगा। बच्चे खेल खेलेंगे, हाँ खेल खेलेंगे, ये आपका भविष्य काल में हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 127 नंबर पे। 127 नंबर में क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग होगा। तो स्त्रीलिंग राजपूत का राजपुतानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजपूत का राजपुतानी हो जाएगा। चलिए 128 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द होगा। वो तपस्वी दिया है, तपस्वी का क्या हो जाता है दोस्तों? तपस्वी का हो जाता है तपस्विनी हो जाता है। क्या हो जाता है? तपस्विनी हो जाता है। अब ये आपको सोचने वाली बात होती है कि इसमें लगता कौन, क्योंकि वा में तो बड़ी की मात्रा लगती है, तपस्वी में तो बड़ी की मात्रा लगती है, लेकिन जब हम तपस्विनी लिखते हैं तो तपस्वी जो होता है उसमें वहीं पे खत्म हो जाता है, तो इसलिए बड़ी की मात्रा। लेकिन तपस्विनी में क्या हो जाएगा? छोटी की मात्रा लगती है, तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हमारा जो है 129 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप बताना है, कौन सा हो जाएगा? तो तलवार, तो तलवार का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? तलवारें हो जाता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
हास्य व दीर्घ इनमें से किस प्रकार के स्वर हैं? तो जो हास्य स्वर और दीर्घ स्वर ये दोनों के दोनों हमारे जो हैं स्वर होते हैं। और उसके बाद का से लेके ज्ञ तक जो हमारे व्यंजन होते हैं, व्यंजन में भी व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ बीच में कि जो स्वर होते हैं वो हमारे संयुक्त स्वर भी होते हैं, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर होते हैं, प्लुत स्वर होते हैं। ठीक है, वैसे तो आपको स्वरों की संख्या पूछी जाती है, स्वरों के प्रकार पूछे जाते हैं तो 3 ही होते हैं, हास्य, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, और जो व्यंजन होते हैं हमारे, व्यंजन जो है हमारे 4 तरीके के होते हैं। ठीक है, जिसमें मुझे का से लेके ज्ञ तक जो होता है, का से लेके 25 होते हैं। ये क्या कहलाते हैं, इसमें संयुक्त व्यंजन, इस तरीके के 4 तरीके के व्यंजन होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपी TSSC में कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा। चलिए, तो हास्य स्वर, दीर्घ स्वर जो हैं ये स्वर के जो हैं उदाहरण हैं। फिर देखिए क्या लिखा है 131 नंबर में, क्या लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। यहाँ पे ऊष्म व्यंजन पूछा जा रहा है, ये 4 होते हैं। शा, शा, हा जो होता है ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। जितने तरीके के शा और हा ये ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपका ऊष्म व्यंजन ये हो जाएगा। फिर दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी संज्ञा व सही संज्ञा व उससे बनने वाली विशेषण के बारे में बताता है। चलिए, तो यहाँ पे जो सही संज्ञा और उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है, तो हो जाएगा, लिखा हुआ है पक्ष, पाक्षिक लिखा हुआ है, प्रेम, प्यार लिखा हुआ है, सुख, दुख लिखा हुआ है, स्वर्ण, सोना लिखा हुआ है। तो संज्ञा से बनने वाले विशेषण की बात होगी तो पक्ष का पाक्षिक हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, फिर क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। 133 में लिखा हुआ है सर्वनाम वाले वाक्य में लिंग का पता कैसे किया जाता है। तो जो सर्वनाम वाले वाक्य होते हैं उसमें उसके आप लोग जो है क्रिया से पता कर सकते हैं। जो क्रिया होती है उसी से पता चल जाता है कि ये जो है ये वाक्य पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। करता या करती, खाता या खाती, तो इस तरीके से क्रिया से पता चल जाता है कि वो वाक्य जो है। चलिए, फिर यहाँ पे देखते हैं 134 नंबर। देखिए, जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो जायसी ने कौन सी, मलिक मोहम्मद जायसी की बात हो रही, इन्होंने कौन सी रचना की थी। तो इन्होंने पद्मावत रचना की थी। चलिए, भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेख द्वारा रचित उपन्यासकार है। तो भारत दुर्दशा जो है दोस्तों किसके, वृंदावन लाल वर्मा, देवकी नंदन खत्री, अयोध्या सिंह और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको तो आप लोग याद ही करके बैठें, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आपके में जो है बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन आएंगे। चलिए, नीचे दी गई किस कवि की रचनाएं जो हैं कब किस किस कवि की हैं। चिदम्बरा, उत्तरा, काला और बूढ़ा, पल्लव। तो देखिए, इसमें मुझे तो खैर सारी तो मुझे भी नहीं पता है। चिदम्बरा और काला और बूढ़ा चांद जो है ये पता है, ये सुमित्रानंदन पंत की कविता है। तो बाकी भी इन्हीं की होंगी, क्योंकि इसमें अलग अलग तो हो नहीं सकती हैं। चलिए, तो 137 नंबर, सर्वेश दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ये खूंटियों पर टंगे लोग के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये सब क्वेश्चन आपके जो है यूथ पब्लिकेशन में सारे के सारे दे रखे हैं, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। जब हम लोग यूथ पब्लिकेशन की बुक पूरी कंप्लीट करेंगे तो उसमें आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप सारे के सारे उसको कर लेंगे। चलिए, नीचे दिए गए गद्यांश को 138 से 42 तक हमको ये पढ़ना है और उसके बाद में इसके क्वेश्चंस देखने हैं। 38 से 42 जो भी क्वेश्चंस होंगे क्या है, लगभग 5 शताब्दी पूर्व पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस ने हम्पी विजयनगर को सपनों की नगरी कहा था। यह संगम वंशों के शासकों की राजधानी थी, जिन्होंने 1336 की प्राचीन हम्पी के निर्माण स्थल पर विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। लेकिन वह कृष्णदेव राय 1509 से 1529 थे, जिन्होंने भव्य महल और मंदिरों की राजधानी को अलंकृत किया और विजयनगर साम्राज्य की सीमाओं को दूर दूर तक फैलाया, जिसे वह दक्षिण भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य बना। परंतु इस साम्राज्य की शक्ति का पतन जो है पड़ोसी बहमई संघों में राज्यों के संघ के 1565 में संयुक्त आक्रमण से प्रारंभ हुआ। इस विजयनगर को परास्त करके नष्ट कर दिया गया और यह उस साम्राज्य का दुखद अंत था जो कभी अरब सागर से बंगाल की खाड़ी और दक्कन पठार से भारतीय प्रायद्वीप तक फैला था। विजयनगर के भग्नाशेष एक दूसरे पर टंगी विशाल चट्टानों की निर्जन दृश्यावली के बीच फैले हैं। दक्षिण भारत के राजनीतिक परिदृश्य में अपने उदय से पूर्व हम्पी कई शताब्दियों में एक
प्रख्यात पावन स्थल था। रामायण में जैसा वर्णित है यह बाली शासित क्षेत्र था, किष्किंधा का एक भाग था। इस स्थान पर बाली और सुग्रीव, हनुमान, राम, सीता, लक्ष्मण से जुड़ी अनेक घटनाएं घटी हैं। तुंगभद्रा नदी के पार स्थित वर्तमान एनिगोंडी दुर्ग इस बानर साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था। हम्पी के चट्टानी पर्वत जैसे हेमकूट पर्वत, मार्तांडंग पर्वत और मलयावंत पर्वत का उल्लेख रामायण में मिलता है। तुंगभद्रा का प्राचीन नाम पार्वती के नाम पंपा है, जिसने विरूपाक्ष रूपी शिव से विवाह किया था। इसी नाम पर इस नगरी का नाम पड़ा है। चलिए अब देखते हैं यहाँ से इसके क्वेश्चंस के बारे में कि क्या क्या है। किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा था? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है जो किष्किंधा जो था वो किसके शासन का हिस्सा था? उस समय वहाँ पे बाली का शासन था। सुग्रीव को उसने भगा दिया था। अंगद जो है बाली का ही पुत्र थे। अंगद जो है वो बाली के ही पुत्र थे। चलिए, किसने हम्पी को सपनों की नगरी कहा था? तो जो पुर्तगाली इतिहासकारी जो डोमिंग पेस आया था, सबसे पहली लाइन ही यही लिखी थी, तो उसी ने जो है हम्पी को इसकी सपनों की नगरी कहा था। चलिए, हम्पी साम्राज्य जो है का पतन कैसे हुआ था? जो हम्पी साम्राज्य था इसका पतन जो है पूछा गया कैसे हुआ था? तो जो इसमें संयुक्त आक्रमण हुआ था इसकी वजह से इसका पतन हो गया था। चलिए, फिर क्या लिखा हुआ? विजयनगर के भग्नावशेष कैसी दृश्यावली के बीच फैले हुए हैं? जो विजयनगर के भग्नावशेष कैसी दृश्यावली के बीच फैले हैं? तो जन शून्य जो है ये दृश्यावली के बीच फैले हुए हैं। चलिए, फिर यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है विरूपाक्ष। क्या लिखा हुआ है? विरूपाक्ष जो है किसका समानार्थी हो जाएगा? विरूपाक्ष का मतलब होता है विलक्षण नेत्रों वाले। ठीक है, विलक्षण नेत्रों वाला, और विलक्षण मतलब अद्वितीय, अद्भुत, जिसके नेत्र अच्छे हों। चलिए, 143 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। 143 में निम्नलिखित प्रश्न में से चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार का रूप का सबसे अच्छा विकल्प होगा। काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे घटा का मतलब दो हो जाएगा। एक घटा का मतलब काले बादल से है, दूसरी घटा का मतलब कम होने से है। और जब भी कभी इस तरीके के एक ही जैसे शब्द आते हैं उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ पे यमक अलंकार हो जाता है। 144 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में से चार विकल्प दिए गए हैं जिसमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प होगा। तो पतन का मतलब क्या होता है? पतन का मतलब होता है गिरना। क्या मतलब होता है? गिरना, खत्म होना। चलिए, लास्ट के कुछ 3 से 4 क्वेश्चन बचे हैं, कंप्लीट करते हैं इनको भी। अब देखिए 145 नंबर में क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित प्रश्न में से चार विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द होगा। तो नाश का मतलब क्या होता है? कहा जाता है ना कि तेरा नाश हो जाए, तो क्या हो जाए? तबाही हो जाए। 146 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग शब्द के में लगे होते हैं। उपसर्ग शब्द के कहाँ पे लगे होते हैं? तो उपसर्ग हमेशा याद रखिएगा, हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगता है, आरंभ में लगता है, या पहले लगता है, ये कह सकते हैं। और प्रत्यय जो होता है वाक्य के शब्द के अंत में लगता है। चलिए, 147 नंबर देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिसमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप होगा। तो कपोत का तद्भव रूप जो है पूछा गया है, कपोत कबूतर का होता है। चलिए, 48 नंबर देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। तो जिसमें प्रत्यय कहाँ लगता है? प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। तो जो प्रत्यय से नहीं बना है वो देखिए, चिकनाहट तो चिकने में लग गया, आहट तो चिकनाहट हो गया, चांद में लग गया आनी तो चांदनी हो गया, खट्टा में जो है आस लग गया तो खटास हो गया, बखूबी में इसमें कुछ भी नहीं जुड़ सकता, तो ये बखूबी ही आपका अलग हो जाएगा। 149 नंबर, 149 में क्या हो जाएगा? उल्लास जो है आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है, और ला का ता हो जाता है तो उत्लास हो जाता है। क्या हो जाता है? उल्लास का उत्लास हो जाता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
फिर देखिए आपका अंतिम क्वेश्चन है, ये क्या है हिंदी का, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, इसका विपरीत अर्थ यानी कि विलोम बताना है। तो संयोग का वियोग हो जाता है, ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये देखिए आपकी आंसर शीट के हिसाब से जितने भी आंसर उसमें आंसर शीट में थे वही मैच कराए गए हैं, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं बताया गया है, ना ही आपको ये बताया गया, ना ही कुछ गलत बताया गया। तो जो आपके आंसर शीट में थे वही क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पे बताए गए हैं, जिससे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस अगर आए थे, अगर आपके फिर से आते हैं तो आपसे क्वेश्चंस गलत ना हो। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है और इसी तरीके का भी इसके 2 पार्ट और बचे हैं। आपको जी रीजनिंग और जी मैथ का ये भी पोर्शन आपको जल्दी ही मिल जाएगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आप नए हैं और आप जो है यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अपना एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको 45 दिन में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा के आपको ये एग्ज़ाम आपका निकलवा दिया जाएगा, ये गारंटी है। बस आपको जितना बताया जाए आप उतना कंप्लीट तैयार कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम आपसे निकलेगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।